जय हिंद मेरे बच्चों। आज हम बात करेंगे 11th क्लास के एक टॉपिक की जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये दोनों ही बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड है चाहे आईएससी बोर्ड है, दोनों ही बोर्ड में इसके पूछे जाने के चांसेस बराबर हैं। बात आती है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन कैसे करें। तो डिफाइन तो इसका नाम अपने आप कर देता है। कैसे? यूनिफॉर्म का मतलब क्या? यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड यूनिफॉर्म। तो यहाँ स्पीड कांस्टेंट रहनी है। सर्कुलर का मतलब पार्टिकल ने चलना है सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस में। और अगर हम किसी पार्टिकल की मोशन एक कांस्टेंट रेडियस के सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ लें तो वो कहलाएगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ ए पार्टिकल along circular path of constant radius with constant speed। और अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो ये एक सर्कुलर पाथ और इस सर्कुलर पाथ में रेडियस मान लेते हैं r, और इस r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल हमारा मूव करता है। तो मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की ये p नोट है। अगर पी नोट इनिशियल पोजीशन है और इनिशियल का मतलब क्या? एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो टी इज इक्वल टू जीरो है इसलिए यहां नोट लगा दिया है। और मान लेते हैं कि कुछ टाइम बाद पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमते हुए कहां पहुंच गया? पोजीशन पीटी पे। अगर ये पोजीशन पीटी पे पहुंच गया तो देखें, जब ये पी नोट पे था तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर थी? टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ एट दिस पॉइंट। और जब ये कहां पहुंचा? पीटी पे, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गई टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ एट पीटी। स्पीड फिक्स्ड है लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रही है। तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल की वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। चाहे मैग्नीट्यूड बदले, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? स्पीड। तो चाहे स्पीड बदले चाहे डायरेक्शन ऑफ मोशन बदले, हम बोलेंगे कि पार्टिकल की वेलोसिटी बदल रही है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी बदलेगी केवल और केवल डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलने की वजह से, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट रहनी है, नाम ही है इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहां मान लो पी नोट पे वेलोसिटी v1 है, p2 पे pt पे वेलोसिटी v2 है। तो अगर पी नोट पे वेलोसिटी v1, pt पे वेलोसिटी v2, तो v1 और v2 के मैग्नीट्यूड के बारे में क्या बोलेंगे हम? मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2। और ये किसके बराबर? स्पीड ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग यूसीएम के। अगर स्पीड के बराबर है तो उस स्पीड को हमने v ले लिया। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हमने r ले रखी है। अगर हमारा पार्टिकल पी नोट से पीटी पे पहुंचता है तो पी नोट से पीटी पे पहुंचने में पहली बात तो ये समझें कि वेलोसिटी चूंकि डायरेक्टेड है अलोंग द टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ, तो इट मींस रेडियस के परपेंडिकुलर है। सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ हमारा ओ है और ये दोनों वेलोसिटी रेडियस के परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो दैट विल बी अलोंग द टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ। अब अगर पार्टिकल पी नोट से पीटी पे पहुंचा तो इस पार्टिकल ने दो तरह के डिस्प्लेसमेंट सफर किए। एक, पी नोट से पीटी तक पहुंचने के लिए अलोंग द सर्कमफ्रेंस। अब अलोंग द सर्कमफ्रेंस जो डिस्प्लेसमेंट इसका रहा उसको हम बोलते हैं डेल्टा एस। अगर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लूंगा तो ये ऑलमोस्ट सर्कमफ्रेंस के बराबर ही होगा। और ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कितना एंगल इन दोनों पोजीशंस ने सबटेंड किया सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ पे। तो या यूं कह लो कि लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ और पोजीशन ऑफ पार्टिकल कितने एंगल से घूम गई। अब जितने एंगल से ये लाइन घूम गई उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो बात आएगी कि पार्टिकल के पास दो तरह के डिस्प्लेसमेंट हैं तो उसके पास दो तरह की वेलोसिटी होनी चाहिए। और अगर ये वेलोसिटी बदल रही हो तो उनके पास दो तरह के एक्सेलरेशन होना चाहिए। वो केवल आएगा यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा केवल और केवल किस केस में?
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। और अगर हम बात करें केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, केवल और केवल डायरेक्शन बदलेगी। और चूंकि डायरेक्शन तो बदल रही है ना, तो वेलोसिटी बदल रही है, और अगर वेलोसिटी बदल रही है तो इसका मतलब ये भी एक एग्जांपल होगा मोशन विद कांस्टेंट स्पीड बट विद एक्सेलरेशन। कांस्टेंट स्पीड लेकिन एक्सेलरेशन के साथ वाली मोशन का एक एग्जांपल होगा। तो बात आएगी कि हम उस एक्सेलरेशन को कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उन टर्म्स में पहली टर्म तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स ही हैं। अब इन दोनों में रिलेशन देख लेते हैं। अगर रिलेशन की बात करें तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन के लिए हम एंगल के फॉर्मूले पे चलते हैं। अगर हम एंगल के फॉर्मूले पे चलें तो एंगल का फॉर्मूला हमें क्या कहता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल हो गया आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, और दिस इंप्लाइज डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क मतलब डेल्टा एस अपॉन रेडियस मतलब आर। और इससे हमारे पास आ गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा थीटा। तो ये हमारा पहला रिलेशन आया जो बताता है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब हम बात करेंगे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लेते हैं तो हमारे पास आती है एवरेज वेलोसिटी। लेकिन हम कभी भी एवरेज वेलोसिटी में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, हम इंटरेस्टेड होते हैं हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी एवरेज वेलोसिटी से, देखते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं। अगर इसको दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं तो फ्रॉम 1 हमें मिलता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू रेडियस इंटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अब ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी मैग्नीट्यूड देगा हमें एवरेज लीनियर वेलोसिटी का, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी मैग्नीट्यूड देगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होती ही एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन हमें एवरेज तो नहीं चाहिए, हमें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस टाइम इंटरवल को अप्रोचिंग टू जीरो ले लेंगे। तो दिस इंप्लाइज अंडर द लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी will become equal to r times limit delta t approaching to 0 delta theta by delta t। तो इंस्टेंट का मतलब ही होता है टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज पॉसिबल, यानी टाइम इंटरवल वेरी क्लोज टू जीरो। तो हमने ये टाइम इंटरवल कहां ले लिया, वेरी क्लोज टू जीरो, यानी टाइम इंटरवल ले लिया अप्रोचिंग टू जीरो। तो ये जो एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड थी वो किस में बदल जाएगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ स्पीड में। तो अभी हमें देगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस लीनियर स्पीड, ये हमें देगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड। इंस्टेंटेनियस लीनियर स्पीड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा v से, इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड को रिप्रेजेंट करूंगा ओमेगा से। तो अगर हम यहां देखें तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये हमारे पास दूसरा रिलेशन आ जाएगा इंस्टेंटेनियस लीनियर और एंगुलर स्पीड के मैग्नीट्यूड्स के बीच। और अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो इसका मतलब उसके सर्कुलर पाथ की लेंथ यानी सरकमफ्रेंस भी फिक्स्ड है, और उसके पाथ को कवर करने का रेट यानी स्पीड भी फिक्स्ड है। अगर लेंथ ऑफ द पाथ भी फिक्स्ड है, स्पीड भी फिक्स्ड है, तो पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड यानी टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, जिसको हम बोल देंगे टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। और उस टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा t इज इक्वल टू एक रिवॉल्यूशन में लीनियर डिस्टेंस कवर्ड मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। अगर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल हो गया तो सरकमफ्रेंस हो गया 2 पाई r, स्पीड हो गई v,
तो या तो लीनियर डिस्टेंस अपॉन लीनियर स्पीड की बात करें, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल स्वेप्ट, एक चक्कर में एंगल स्वेप्ट बाई ओपी नोट कितना हो जाएगा 360 डिग्री। लेकिन फिजिक्स में हमें एंगल चाहिए होता है रेडियन में, डिग्री में तो नहीं चाहिए होता है। तो इसलिए फिर हम एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले लेंगे 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन, और एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो इट मींस या तो टी को लिखें 2 पाई आर बाई वी, लीनियर डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन अपॉन स्पीड, या एंगुलर डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय एंगुलर स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम। अगर हमारे पास ये टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन आ गए तो हम फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है क्या, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टी। अब 1 अपॉन टी मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो, v अपॉन 2 पाई आर या फिर ओमेगा अपॉन 2 पाई, और यहां से हमारे पास ओमेगा का भी एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर हमें ओमेगा चाहिए तो दिस इंप्लाइज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। कैसे भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक टाइम पीरियड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई और टाइम लगा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो 2 पाई बाई टी सीधे यहां से भी आ जाता है। 2 पाई को उठाकर इधर ले आऊं तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, या सीधे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। अब चूंकि 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी है तो इसको सीधे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। जहां हम ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे या फिर ऑसिलेशंस और वेव्स पढ़ेंगे, वहां बार बार हमें ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा कि ओमेगा इज 2 पाई बाई टी या ओमेगा इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये कुछ टर्म्स थी रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहां इसमें जो मेन चीज आती है वो आती है एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, वो केवल चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से, क्योंकि स्पीड तो यहां बदल नहीं रही, केवल डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रही है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बदलने का मतलब भी वेलोसिटी बदल रही है। और अगर वेलोसिटी बदल रही है तो वेलोसिटी के बदलने का कुछ ना कुछ तो रेट होगा ही, और वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब इस मोशन में कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन होगा, और उस एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन फिर हमें चाहिए। तो मेरे बच्चों, अब हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं। तुम्हारी बुक्स में जो जनरली दे रखा होता है वो यूजिंग ज्योमेट्री होता है, लेकिन इसको वेक्टर्स की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। वेक्टर्स वाले डेरिवेशन को मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के तुम्हें भेज दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम बात करते हैं उस मेथड की जो मेथड जनरली तुम्हारी बुक्स में होता है, यानी यूजिंग ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री का मतलब कि यहां हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अगर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होगा तो वेक्टर्स को घटाने का तरीका हमें पता होना चाहिए। अगर वेक्टर्स को घटाने की बात करें तो क्या करना पड़ेगा, पहली वेलोसिटी v1 को हमने ड्रॉ किया, और जिस पॉइंट से वेलोसिटी v1 को ड्रॉ किया उसी से वेलोसिटी v2 को भी ड्रॉ किया। अगर v2 को भी ड्रॉ किया, कोशिश करना है इनकी डायरेक्शंस लगभग सेम जैसी हमें फिगर में दिख रही हैं वैसी रहें। अब ये v1 हो गई, ये v2 हो गई, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं तो दोनों एरोज की लेंथ इक्वल होंगी। और ये याद रखना है कि अगर बेसिस के बीच में एंगल थीटा है तो उनके नॉर्मल्स के बीच भी एंगल थीटा ही होता है। तो चूंकि ओपी नोट और ओपीटी के बीच में एंगल डेल्टा थीटा है, तो v1 और v2 की डायरेक्शंस के बीच भी एंगल थीटा ही होगा। तो इसका मतलब इन दोनों की डायरेक्शंस के बीच में एंगल हो गया डेल्टा थीटा। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए v2 माइनस v1 यानी सब्ट्रैक्शन। और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का तरीका कहता है कि दोनों वेक्टर्स को सेम पॉइंट से ड्रॉ करो और दोनों के हेड्स को ज्वाइन कर दो। जो वेक्टर इन दोनों के हेड्स को ज्वाइन करेगा वो इनका डिफरेंस देगा। लेकिन अब तो मुझे v2 माइनस v1 चाहिए, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी देगा चेंज इन वेलोसिटी। तो फिर क्या करना है, जिसमें से माइनस करना है
उसकी तरफ एरो लगा देना है और ये दे देगा तुम्हें चेंज इन वेलोसिटी यानी v2 माइनस v1। अगर मैं इस ट्राइंगल के कॉर्नर्स को ए बी और सी ले लूं तो ये ए बी सी हो गए वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। और अब मुझे क्या चाहिए, मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी लेंथ बीसी चाहिए। अगर ये लेंथ बीसी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मुझे मिल जाएगा तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, इससे मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। हालांकि वो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो कर दूंगा तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं। तो अब बात आएगी कि इस बीसी या मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को निकालने के लिए क्या करें। कंसीडर करें ट्राइंगल्स ए बी सी और ओपी नोट पीटी को, और इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दें। इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें यूज करनी पड़ेगी SAS सिमिलैरिटी। SAS सिमिलैरिटी मतलब दो साइड्स एक ट्राइंगल की किसी दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स के प्रोपोर्शनल हैं और उनके इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल हैं, ये बात हमें बतानी पड़ेगी। तो अब जरा देखते हैं क्या हम यहां बता पाएंगे ऐसा कुछ। तो कंसीडर करते हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल OP नोट PT। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल OP नोट PT, अगर इन दोनों ट्राइंगल की बात करें तो सबसे पहले देखें AB मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v1 यानी v, तो AB अपॉन OP नोट तो मतलब R इक्वल टू AC की लेंथ भी उतनी है जितनी AB की है। क्यों? क्योंकि V2 का मैग्नीट्यूड भी V ही है, तो दिस इज इक्वल टू AC अपॉन OPT क्या है, फिर से रेडियस है, तो इसका मतलब ये दोनों ही इक्वल हैं V अपॉन R के। तो पहली बात, इस ट्राइंगल की ये दोनों साइड्स इस ट्राइंगल की इन दोनों साइड्स के प्रोपोर्शनल तो हो गई, और ये इंक्लूडेड एंगल डेल्टा थीटा हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि अगर बेसिस के बीच में एंगल थीटा है तो उनके नॉर्मल्स के बीच भी एंगल थीटा ही होता है। तो ऑल्सो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल P नोट OPT, और क्या है ये, इक्वल टू डेल्टा थीटा ईच। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि SAS सिमिलैरिटी से ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल OP नोट PT के, और सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शनल होती ही हैं। तो इसका मतलब ये दो साइड्स तो इन दोनों साइड्स के प्रोपोर्शनल पहले से थी, तो बस हम तीसरी साइड को भी प्रोपोर्शनल ले लेंगे। अब तीसरी साइड को भी प्रोपोर्शनल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा BC अपॉन P नोट PT इक्वल टू AB अपॉन OP नोट। अगर BC बोले तो BC इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो यानी होगी डेल्टा V। P नोट PT बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा S इज इक्वल टू AB इज V एंड OP नोट इज R। तो ये हमारे पास डेल्टा V बाई डेल्टा S इज इक्वल टू V बाई R आ गया। इससे हम निकाल सकते हैं डेल्टा V की वैल्यू V अपॉन R इंटू डेल्टा S। लेकिन डेल्टा V तो हमारा एम नहीं है, हमारा एम क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना। अब एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा अगर मैं दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं। इसका मतलब मैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू V अपॉन R डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी लिखता हूं, तो मेरे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन मुझे एवरेज नहीं चाहिए, इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो मैं लगा दूंगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो। तो अगर डेल्टा टी जीरो की तरफ यानी एक इंस्टेंट की तरफ अप्रोच करेगा तो मेरे पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो दिस इंप्लाइज लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो
डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू v अपॉन r लिमिट डेल्टा t अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। तो ये जो एवरेज लीनियर वेलोसिटी मुझे मिलती, ये इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड यानी v में बदल जाएगी। तो दिस इंप्लाइज, ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए लिख देता हूं v अपॉन r, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v, तो इट मींस a इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r, क्योंकि जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो भाई v ही है। तो अब इससे पहले हमने प्रूव किया था कि v की वैल्यू क्या होती है, r इंटू ओमेगा। तो मैं v के बजाय अगर r ओमेगा डाल दूं तो ये हो जाएगा r ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। तो इससे एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन मेरे पास आएंगे या तो v स्क्वायर बाई r या फिर r ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन रहे, यानी ये मैग्नीट्यूड रहा एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। मैग्नीट्यूड तो ये रहा, लेकिन अभी डायरेक्शन तो नहीं आई, क्योंकि एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो अब मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ गया, फिर डायरेक्शन को कैसे निकालें? डायरेक्शन को निकालने के लिए हम आएंगे इस एक्सप्रेशन पे, जहां हमने ली थी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0। अब डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0 क्यों लिया था? ताकि एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में बदले। तो अब देखते हैं कि अगर डेल्टा टी अप्रोच करता है 0 को, तो डेल्टा टी 0 की तरफ अप्रोच करता है तो ये पीटी की तरफ को अप्रोच करेगा। तुमने टाइम ही नहीं दिया पोजीशन बदलने के लिए, तो पीटी अप्रोच करेगा पी नोट को, तो देन पीटी अप्रोचेस टू पी नोट। और अगर पीटी पी नोट की तरफ अप्रोच करेगा तो इसका मतलब डेल्टा थीटा विल अप्रोच टू 0, तो ये डेल्टा थीटा 0 की तरफ अप्रोच कर जाएगा। अगर ये डेल्टा थीटा 0 की तरफ अप्रोच कर गया तो V2 V1 की तरफ अप्रोच कर जाएगा, और अगर V2 अप्रोच कर गया V1 की तरफ तो इससे क्या मिलेगा हमें? तो जरा देखो, ये V1 था और यहीं कहीं आ गया V2 भी, दोनों ऑलमोस्ट अप्रोच कर गए। ये V1, ये V2, और ये जो एंगल डेल्टा थीटा था ये अप्रोच कर गया 0 को। तो अभी जो चेंज इन वेलोसिटी थी इन दोनों के हेड्स को ज्वाइन करके मिल रही थी मुझे। तो अब मैं अगर इन दोनों के हेड्स को ज्वाइन करूंगा तो हेड्स को ज्वाइन करके मुझे ये डायरेक्शन मिलेगी। अगर ये डायरेक्शन मुझे मिली हेड्स को ज्वाइन करके, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी डेल्टा V, यानी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन होता ही क्या है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी dv बाई dt। और लार्ज चेंज को स्मॉल चेंज में बदलता है कौन? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0। तो अगर ये dv बाई dt होता है तो dv की डायरेक्शन ये होगी चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो अब इस डायरेक्शन को देखते हैं, ये लगभग नॉर्मल होगी v1 और v2 दोनों के ऊपर। अगर v1 और v2 दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है तो यहां फिगर से देख सकते हैं v1 और v2 के परपेंडिकुलर क्या है? रेडियस। अगर v1 और v2 दोनों के परपेंडिकुलर रेडियस है तो रेडियस के अलोंग अंदर की तरफ भी हो सकता है, बाहर की तरफ भी हो सकता है। तो अब फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर हम यहां देखें तो v1 से लेफ्ट साइड में अंदर की तरफ है, तो v1 से लेफ्ट साइड में अंदर की तरफ अगर चलें तो नॉर्मली तो हम कहां पहुंचेंगे? टुवार्ड्स दी सेंटर। ऐसे ही V2 से भी लेफ्ट साइड में नॉर्मली चलें, V2 से लेफ्ट साइड में नॉर्मली चलेंगे तो फिर से अगेन V विल बी पैरेलल टू रेडियस एंड टुवार्ड्स दी सेंटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर V2 V1 की तरफ अप्रोच हो गया तो इसका मतलब डेल्टा V एंड हेंस एक्सेलरेशन किधर पहुंच गया? परपेंडिकुलर टू V1 एंड V2 बोथ। और परपेंडिकुलर टू V1 एंड V2 बोथ क्या है? रेडियस। तो ये हो गया अलोंग दी रेडियस एंड टुवार्ड्स दी सेंटर। अब चूंकि ये अलोंग दी रेडियस रहा तो इसलिए हम इसे बोल देते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, और चूंकि ये टुवार्ड्स दी सेंटर भी है तो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं।
तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड v स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर होगा और इसकी डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर होगी, जो हमने कैसे बताई, डेल्टा टी अगर अप्रोच करेगा जीरो की तरफ तो पी टी पी नोट की तरफ अप्रोच करेगा, डेल्टा थीटा जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो वी टू वी वन को अप्रोच करेगा, अगर वी टू वी वन को अप्रोच करेगा तो डेल्टा वी यानी एक्सेलरेशन v1 और v2 दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा और दोनों के परपेंडिकुलर लेफ्ट साइड में अगर चलेंगे तो हम चलेंगे अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। अब चूंकि ये अलोंग द रेडियस होगा तो कहलाएगा रेडियल एक्सेलरेशन, टुवर्ड्स द सेंटर भी है तो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। तो ये मेरे बच्चों बात रही एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अक्सर 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब बच्चों हमें पता है कि एक्सेलरेशन हमेशा प्रोड्यूस होता है किसी फोर्स से, तो यहां चूंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग यूसीएम के पास एक एक्सेलरेशन है जो डायरेक्टेड है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा होगा किसी ना किसी फोर्स से, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब इन यूसीएम जो भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा उसको सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए हमेशा चाहिए होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स पार्टिकल को केवल और केवल सर्कुलर पाथ में चलाती है, यानी वो पार्टिकल को अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ जाने से रोकती है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स मिलनी बंद हो जाएगी पार्टिकल को तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलनी बंद हो जाएगी, और अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलनी बंद हो गई तो वो टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ के अलोंग फ्लाई ऑफ कर जाएगा, भाग जाएगा। तो इसका मतलब जो फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है वो फोर्स केवल और केवल पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन को बराबर बदलती है ताकि वो सर्कुलर पाथ पे चले। अगर पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी तो वो सर्कुलर पाथ पे चलेगा, अदरवाइज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ के अलोंग पाथ को छोड़ के भाग जाएगा। बात आती है अगर इस फोर्स को मैं एफसी से डिनोट करूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी का एक्सप्रेशन मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमने पहले ही निकाला है v स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी mv स्क्वायर बाई आर या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। अब लेकिन एक दिक्कत आती है कि अगर इस पार्टिकल पे एक अकेली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है तो पार्टिकल को सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ की तरफ चलना चाहिए, यानी पार्टिकल का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट अलोंग दिस रेडियस और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ होना चाहिए, तो यानी पार्टिकल को सेंटर की तरफ चलना चाहिए इस फोर्स की वजह से। लेकिन जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर यानी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ तो हमेशा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये सेंटर की तरफ शिफ्ट ही नहीं होता है। अगर सेंटर की तरफ कोई शिफ्ट नहीं है तो इसका मतलब सेंटर की तरफ नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, लेकिन अगर नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए तो यहां तो हमें एक ही फोर्स दिखाई दे रही है अभी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमें माननी पड़ती है एक और फोर्स जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इट मींस अगर हम बोले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मैं इन दोनों पे एरो लगा दूंगी, इन्हें वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास रिलेशन आएगा कि एफ डैश सी विल ऑलवेज बी इक्वल टू माइनस एफ सी। माइनस साइन मतलब डायरेक्शन अपोजिट है और इक्वलिटी मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो गई तो पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो हो गई, और अगर नेट फोर्स जीरो हो गई तो अब वो सेंटर की तरफ या सेंटर से अवे बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा और कांस्टेंट डिस्टेंस बनाते हुए सर्कुलर पाथ में चलता रहेगा। फिर बात आती है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा कौन रहा है, तो चूंकि इस फोर्स का कोई सोर्स हमें अपीयर नहीं होता है, कोई अपेरेंट सोर्स कभी नहीं होता है इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है, सेंट्रीपिटल का
क्या अगर हम पार्टिकल को ऐसे सर्कुलर पाथ में घुमाएं रस्सी में बांध के, तो हम रस्सी को अपने हाथ से अपनी तरफ खींच के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चले, लेकिन उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है वो हमारे पास नहीं पता होता है। तो चूंकि इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सोर्स अननोन होता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्यूडो या फिर हाइपोथेटिकल फोर्स। तो ये एक इमेजिनरी या स्यूडो फोर्स है। जरूरत क्या है इसकी? जरूरत सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि एक अकेली फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, फोर्सेस हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर यहाँ पार्टिकल पे Fc है तो उसके इक्वल एंड अपोजिट एक फोर्स भी होनी चाहिए, जो फोर्स हम ले लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्सप्रेशन देखें तो क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ही जितना सेंट्रीपिटल फोर्स का, केवल मैग्नीट्यूड की ही बात कर लेते हैं, तो यानी mv²/r या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। तो ये रहेगा केवल और केवल एक्सप्रेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेशक सूडो फोर्स है, लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में हमें एक्सपीरियंस होती है। जैसे अगर हम एक चर्नर की हेल्प से कर्ड को, दही को ऐसे चलाएं तो क्या होता है? इस तरह से चलाने से हम कर्ड को रोटेट करा रहे होते हैं सर्कुलर पाथ में। अब अगर कर्ड को सर्कुलर पाथ में रोटेट करा रहे हैं तो कर्ड के पार्टिकल्स पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी बाहर की तरफ। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे। तो कर्ड के अंदर दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक फैट पार्टिकल और एक मिल्क पार्टिकल्स। जो फैट पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट होते हैं, जो मिल्क पार्टिकल्स होते हैं वो हैवी होते हैं। तो जो पार्टिकल्स हैवी हैं उन पे मास ज्यादा होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी ज्यादा, तो वो बाहर की तरफ चले जाएंगे। और जिन पार्टिकल्स का मास कम है उन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी कम, तो वो सेंटर की तरफ रह जाएंगे। और इस तरह से कंटिन्यू चलाने की वजह से लाइटर पार्टिकल सेंटर की तरफ, यानी फैट पार्टिकल सेंटर पे रह जाएंगे, मिल्क पार्टिकल्स बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो यानी फैट और मिल्क दोनों सेपरेट हो जाएंगे। और ऐसी डिवाइस जो किसी लिक्विड के अंदर लाइट और हैवी पार्टिकल्स को सेपरेट करे कहलाती है सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी डिवाइस है जो सेपरेट करती है पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मासेस को यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इट वाज ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो हमें चाहिए 11th लेवल पे, यानी 11th के स्कूल लेवल पे। इसके अलावा जो इससे एक्स्ट्रा वाली बातें हैं उसके लिए हम बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट की। तो इस सेकंड पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैं इससे एक्स्ट्रा जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उनकी बात करूंगा।